नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियार जी के साथ। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, फ्रेंच में बोंसोइर। प्रदीप जी, Abaria Kojambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. तो प्रदीप जी मुझे लगता है अब तो सारी समस्याओं का हल निकल आया, जहां तक कि मुख्यमंत्री पद का सवाल है और बाकी Yes. पोर्टफोलियो शेयरिंग वगैरह का सवाल है। सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे साहब हमारे नए गृह मंत्री हों। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है वो देवेंद्र फडणवीस साहब की बड़ी फेवरेट मिनिस्ट्री है। जब वो पहले भी मुख्यमंत्री थे तब भी होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास थी। तो अगर आपको याद हो तो आई डोंट नो वेदर ही विल एक्चुअली गिव अप द होम मिनिस्ट्री, बट इट इन ऑल लाइकलीहुड आई थिंक एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। और जो तबीयत खराब थी एकनाथ शिंदे साहब की, वो अब द ठाणे हॉस्पिटल इज गिवन हिम अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप। क्या he had gone for a regular checkup? That is what शिंदे साहब कह रहे हैं कि मैं रेगुलर चेकअप के लिए गया था। और कुछ लोग इस चीज़ को बहुत, जैसे संजय राउत, यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी इस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि शिंदे जी एक स्ट्रेटजी के तहत इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं क्यों मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। He was trying to bargaining and they say that he is bargaining because he has some source out there in the center in BJP who is giving him support. Otherwise, as UBT and other Sanjay Raut says कि ये इम्पॉसिबल है कि एकनाथ शिंदे जी खुद अपने बल पे इस प्रकार से डिले करना असंभव है। उनको कोई बैकिंग है सेंटर से जो कर रहा है, इसके बदौलत ही इज डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और प्रदीप जी, परसों 22 मुख्यमंत्री एक्सपेक्टेड हैं। 22 मुख्यमंत्री आएंगे पूरे हिंदुस्तान से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए, एंड दैट इज वंडरफुल फॉर अस। और इस वक्त हमारे साथ हैं भालचंद्र शीर्षक साहब तो हमारे साथ हैं, प्रोफेसर भालचंद्र, यस प्रोफेसर शीर्षक हमारे साथ इस वक्त हैं, और भरत सिंह जी भी, वो भी हमारे साथ हैं। भरत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। दिनों के बाद, और शीर्षक पता नहीं कितने अरसे के बाद, क्या नाराज हो गए थे? दोनों के दोनों नाराज। चुनाव के काम में बिजी थे, इसके लिए समय नहीं दे पाए। हाय हाय, भरत सिंह जी भी चुनाव के काम में बिजी थे, वो भी समय नहीं दे पाए, मानते हैं दोनों के दोनों। तो भरत सिंह जी, पहले आपसे, क्योंकि शीर्षक साहब तो जीते हुए हैं, तो पहले हम भरत सिंह जी से शुरू करते हैं। भरत सिंह जी, अब आगे क्या? जी, मतलब ठीक है, आप ईवीएम को लेकर के, बाकी सब चीज को लेकर के एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद पूरी दुनिया के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ईवीएम क्लीन है कि नहीं है। मैं ये मान करके चलता हूं कि ईवीएम पर आशंका नहीं उठनी चाहिए, यानी चुनाव पर आशंका नहीं उठनी चाहिए। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, ये मैं भी मान करके चलता हूं। भरत सिंह जी, अब आप बताएं प्लीज। और देखिए राजू भाई, पहले तो मैं सिरसाट जी को बधाई देता हूं। आप चुनाव जीते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और 5 साल आप सरकार चलाइए, अच्छे से चलाइए, महाराष्ट्र की जनता का सेवा करिए। महाराष्ट्र की जनता ने अगर आपके ऊपर विश्वास किया है तो उस विश्वास पे खड़े उतरने की कोशिश करिएगा। और रही बात ईवीएम की बात आप कर रहे हैं राजू भाई, तो मैं ईवीएम के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि 3 उदाहरण मैं आपको देता हूं। पहला कि जब इलेक्शन कमीशन, जिस दिन इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, 5:30 बजे 58% समथिंग कुछ का वो बताता है कि इतना परसेंट, 58.23% का वोटिंग हुआ है। 11:30 बजे बताता है, 11:30 बजे रात को कहता है कि जो है वो 61.54% का जो है वो चुनाव हुआ है। अगले दिन 21 तारीख को फिर से वो आता है सामने और ये कहता है कि 65% पूरे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है। यानी कि 5:30 बजे चुनाव का जब डेडलाइन खत्म होता है, तब से लेकर दूसरे दिन सुबह तक 7.5% चुनाव वोटिंग जो है प्रतिशत बढ़ता है जी। तो उसके हिसाब से 76 लाख वोट जो है वो बढ़ना चाहिए, जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, जितने वोट गिरे हैं। अगर 7.5% का अगर निकालते हैं मार्जिन, तो वो आता है 76 लाख वोट। तो 76 लाख वोट का एक चीज आप समझिएगा कि जिस चीज पोलिंग बूथ पे 5:30 बजे से लेके 11:30-12 बजे रात तक चुनाव जो है वोटिंग पड़ी होगी, तो वो कम से कम 1 से 2 किलोमीटर तक लाइन लगी होगी।
तो Minimum, इलेक्शन कमीशन के minimum. पास ये डाटा होता है, उसके पास पूरी वीडियोग्राफी होती है कि कहाँ कहाँ किस किस विधानसभा में किस किस बूथ पे इतनी वोटिंग हुई है। तो एक तो हमने उनसे ये मांगा है, दूसरा हमने ये कहा है कि एक जगह जो है आपके बैलेट में बताता है कि वो है 312 वोट और काउंटिंग होती है वो 624 वोट। तो ये चमत्कार कैसे आप इलेक्शन कमीशन, ईवीएम मशीन या बैलेट, ईवीएम मशीन और जो है वीवीपैट, ये कैसे जो है चमत्कार किया है, एक तो ये तो बताना है। तो ऐसे करके 2-3 पॉइंट जो है हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है कि जो है जो प्रतिशत मतदान के बढ़े हैं रातों रात, वो कैसे बढ़े हैं। दूसरा 312 से लेके जो है वो 624 काउंटिंग कैसे आता है, और ऐसे करके 4 से 5 पॉइंट हमने उनके सामने रखा है। जी। हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। और एक हमारी जो है लीगल जो है, हम कोर्ट के अंदर जाके वो लड़ाई लड़ेंगे, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ठीक है, अब चुनाव हो गया है, अब हम जितना भी कहें सिरसाट जी नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा, न देश के प्रधानमंत्री मानेंगे और राष्ट्रपति मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। अब हम ये कहते हैं और देश की जनता ये कहती है राजीव भाई कि अगर बैलेट पेपर पे एक बार चुनाव करा लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस तरह से महाराष्ट्र के आज एक जगह पे बैलेट पेपर पे वहां के गांव वालों ने ये कहा था कि चुनाव कराना है, और सब कुछ जब वो हो गया कि चुनाव कल कराना है, और आज जब चुनाव के लिए वो निकलना चाह रहे थे तो पुलिस का भारी तंत्र, दबाव तंत्र जो है वो काम आया और उसको जो है कैंसिल करना पड़ा। मतलब शोलापुर। सोचिए कि अगर एक गांव चाहता है, अगर वो पूरा सेटअप जम गया है और वहां पे जो है वीवीपैट पे चुनाव कराना चाह रहा था, तो आखिर वहां पे धारा 144 क्यों लगानी पड़ी और क्यों गांव वालों को रोका गया। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भरत सिंह गड़बड़ जी, है, ये दिखाता है। भरत तो सिंह मेरा जी, अपना ऐसा कहना क्या जी। राहुल गांधी जी के पंचसूत्री को रिजेक्ट किया? क्या राहुल गांधी जी के जाति जनगणना को रिजेक्ट किया? क्या राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे कि 50% कैप हमको बढ़ा है, उसको रिजेक्ट कर, संविधान खतरे में, उसको रिजेक्ट कर दिया? किसानों की समस्या जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे उसको रिजेक्ट किया? तो क्या ये बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जी के मिस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया है? भरत सिंह जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए नाम्बियार जी, आप कह रहे हैं रिजेक्ट किया, कोई रिजेक्ट नहीं किया। जब जब ईवीएम बाबा ही पूरी तरह से मैनेज है तो रिजेक्शन और सजेशन का सवाल ही कहाँ आता है। जब आपके एक मशीन में 20% हाइक पे मशीन रख दी गई है कि अगर मुझे एक 80,000 वोट मिलेगा तो 20% अगर मतलब पकड़ लीजिए 1 लाख वोट, तो 1 लाख आपको असली वोट ही मिला 80,000 और मशीन दिखा रहा है 1 लाख। तो वो कौन सा राहुल जी उसमें क्या कर लेंगे और नाम्बियाल जी आप क्या कर लेंगे, राजू भाई क्या कर लेंगे, सिरसाट जी क्या कर लेंगे? अरे भाई वो तो अचरज में है, वो तो बीमार हो गए कि 57 सीट मुझे कैसे मिल गई। अजीत पवार तो परेशान है, इतने खुश है कि मुझे तो कोई प्रिडिक्ट नहीं किया था कि 15 सीट से ज्यादा मिलेगी, 41 सीट मिल गई। तो ये लोग तो खुद अपने आप में एक चमत्कार सोच रहे हैं, ये कैसे हुआ। तो ये चमत्कार करने वाला कोई है तो वो जो है गुजरात से आता है और वो ईवीएम मशीन आता है और वो मशीन की ये पूरी चमत्कारी है। फिर मैं कहूंगा कि आप कहेंगे कि नहीं सब कुछ सही है, हरियाणा पैटर्न इसी तरह से हुआ। मैं आपको बताऊं 9:30 बजे सुबह जो भाजपा के नेता, जो समाचार, जो वहां के सारे प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हम चुनाव हार रहे हैं। आखिर शाम को ऐसा क्या हुआ 5 बजे तक, जो लास्ट के 2 राउंड में ऐसा क्या हुआ कि पूरी हरियाणा में तस्वीर बदल जाती है। वही स्थिति ये है। आप मुझे बताइए राजीव जी, नाम्बियार जी, मुझे आज बताइए कि नाना पटोले बैलेट से जीत गए, ईवीएम से तो हार गए थे। आखिर जब बैलेट खुला तो कांग्रेस ही वहां पे लीड दिखाई देती है। हरियाणा में बैलेट खुलता है तो कांग्रेस लीड दिखाई देती है। महाराष्ट्र में खुलता है तो बैलेट पे जो है हम जो है आगे चलते हैं। आखिर ईवीएम पे आते ही ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है भाई? बैलेट में देने वाला तो महाराष्ट्र की जनता है, बैलेट में देने वाला जो हरियाणा की जनता थी ना, कि वो कहीं और से आई थी, वो विदेश से तो नहीं आई थी ना, इसी देश के लोग थे। यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो है, और इसको साबित करना तो अब देखिए, अब कोर्ट में कायदे से जो है वो तो हम जाएंगे ही। लेकिन अब आपको एक चीज बता दें कि हम बहुत जल्दी सड़क पे उतर के सड़क पे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमें जो है वो बैलेट पे चाहिए, ईवीएम पे नहीं चाहिए। राइट। डॉक्टर शीर्षट, प्रोफेसर शीर्षट, वो पीएचडी हो गए, डॉक्टर ही हो गए ना सर। तो शीर्षट साहब, एक गांव है अवधनपुर, वहां पर वो अपने कुलदीप बाबा पाटिल, वो शायद
कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो जिस सर, गांव से हैं जहां पर उनका वोट है सर, वहां पर कांग्रेस को 0 मिला है, 0। अब उनका कहना है कि यार हो सकता है कि पूरे गांव ने मेरे खिलाफ वोट दिया हो सकता है, मानता हूं मेरे पूरे परिवार ने मेरे खिलाफ वोट दिया हो। अरे मैंने तो अपने आप को वोट दिया, तो एक वोट तो मिलना चाहिए था ना मुझे। तो शीर्षक साहब ऐसे सवाल हैं जिनका मुझे लगता है कि आपको भी उत्तर जानना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। शीर्षक साहब अब आप बोले प्लीज। भरत सिंह जी ने पहले ये मान लिया कि मैं यह नहीं मानूंगा, ये उन्होंने मान लिया ईवीएम में घोटाला है। मेरा इस चैनल पे ओपन चैलेंज है, ईवीएम में घोटाला करके आप दिखाओ। ईवीएम मशीन लेकर उसमें किस प्रकार से घोटाला होता है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल हैकर से, अलग अलग हैकर से, हैकर्स यू कैन हायर एंड हैकर्स करके हैक करके मशीन दिखाओ। मैं स्वयं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होने के कारण और ये चुनाव की प्रक्रिया में पहले दिन से आखिरी दिन तक प्रत्यक्ष रूप से मैं भाग लेने के कारण मैं ये बता सकता हूं, ईवीएम में बैटरी नहीं होती है। जब ईवीएम पोलिंग स्टेशन पर लाया जाता है तो बैटरी इंसर्ट की जाती है, और जब मतदान खत्म होता है तो बैटरी निकाली जाती है। विदाउट बैटरी एनी डिवाइस इज पैसिव। कोई भी डिवाइस में से बैटरी निकालो तो उसमें कोई जान नहीं रहती। जान तब रहती है जब चुनाव का पोलिंग चालू रहता है, वोटिंग चालू रहता है या काउंटिंग चालू रहता है। काउंटिंग के पहले बैटरी अलग से उसमें डाली जाती है, सबके सामने डाली जाती है। ईवीएम को, डेड ईवीएम को, विदाउट बैटरी वाले ईवीएम को हैक करना असंभव है। मेरा चैलेंज है, आप करके दिखाओ। एक नंबर 2, ईवीएम को जो डाउट था कि मोबाइल से ये करते हैं, रिमोट डिवाइस से करते हैं, पोलिंग स्टेशन में जब हम मतदान करने जाते हैं या काउंटिंग करने जाते हैं, मोबाइल अलाउड नहीं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं, हमारा पेन भी निकाल लिया। हमारा जो सादा पेन है वो भी अलाउड नहीं था। मतलब पूर्ण रूप से हमको कुछ भी सामान लेकर अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं थी। चाबी निकाल ली, गाड़ी की चाबी निकाल ली। तो ईवीएम हैक करने के लिए हमारे पास क्या है, और जो स्ट्रांग रूम में जब मशीन रखते हैं दैट इज विदाउट बैटरी, एंड उस समय पे सभी पार्टी के प्रतिनिधि वहां पर वॉच रखते हैं। ईवीएम का हैक होना असंभव है। इसके पहले कम से कम 15 साल से विपक्ष हमेशा चिल्लाते आया, लोकसभा में नहीं चिल्लाए, वो जीतते तो नहीं चिल्लाते। मेरा तो उनको अल्टीमेटम है, चलो सुप्रीम कोर्ट वगैरह बाजू में रखो, आप यह चैलेंज स्वीकार करो, सिद्ध करके दिखाओ। अब यह मौका है, ईवीएम को किस प्रकार से हैक करते सिद्ध करके दिखाओ। मैं आता हूं राजनीति से, मैं संन्यास ले लूंगा अगर आप ये बता सकेंगे या प्रूव कर सकेंगे। दूसरी बात साहब, ग्रेट, जस्ट वन स्मॉल थिंग सर। प्रतीक जी ने जो बोला था, छोटा सा, छोटा सा वन स्मॉल पॉइंट जो आप बोल रहे हैं ना कि हैक करके दिखाओ, आई एग्री विद यू। ईवीएम मशीन जो होती है उसमें कोई पोर्ट नहीं होता है, कोई मोबाइल पोर्ट नहीं है, कोई रिमोट पोर्ट नहीं है जिसकी वजह से कोई उसको मैसेज दिया जा सके। यू कैन डू इट, इट कैन नॉट बी डन, आई एग्री विद यू। लेकिन कोई हैकर डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेगा जब इलेक्शन कमीशन अपनी मशीन देने को तैयार नहीं है? वैसे यू जस्ट शो इट। लास्ट टाइम जब हैकर्स को बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा, दे डिड नॉट गिव इवन अ सैंपल मशीन सर। अब आप बोले। अर्लियर इलेक्शन कमीशन ने सभी को बुलाया था, सभी पार्टी के लोगों को जी बुलाया था, और सभी को बोला था कैसा हैक होता है आप बताइए। यह मशीन में जब बैटरी निकाली जाती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन विदाउट बैटरी, विदाउट पावर, उसमें सेल्फ पावर नहीं है, इट इज नॉट ऑपरेशनल, इट इज पैसिव, इट कैन नॉट बी हैक्ड। एंड उसके लिए बुलाया था, इलेक्शन कमिश्नर में लोग गए थे, कोई भी कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये ईवीएम मशीन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल काउंटिंग है, बटन दबाओ एंड इट इज काउंटर।
it is a very simple digital counter. It is very simple digital counter which is counting which button you are pressing how many times. जो गेम्स में भी काउंटर रहता है वैसा सिंपल डिजिटल काउंटर एकदम सिंपल टेक्नोलॉजी है. इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है. इसमें कोई मैनिपुलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर को आप चेंज कर सकते हो ऐसी परिस्थिति नहीं है. ईवीएम मशीन जब पोलिंग स्टेशन पे आती है सुबह 6 बजे सभी पार्टी के प्रतिनिधि वहां उपस्थित होते हैं. मॉक पोल होता है. मॉक पोल में इट इज वेरी क्लियर कौन सा बटन दबाया, कितने बार दबाया, कितने वोट्स कहाँ जा रहे. मॉक पोल में द मशीन इज टेस्टेड एंड टेस्टेड मशीन इज देन ब्रॉट इनटू ऑपरेशन फ्रॉम 7 o'clock. सेकेंडली भरत सिंह जी ने जो बोला 5:30 बजे चुनाव खत्म नहीं हुआ, आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है. मैं पूर्ण रूप से 100% इलेक्शन के प्रोसेस में था. इलेक्शन का ऑफिशियल टाइम सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक था और रूल ऐसा है 6 बजे अगर पोलिंग स्टेशन का मेन गेट है, मेन गेट के अंदर अगर कोई आता है और वहां पर अगर वो अंदर आ गया एक बार तो 6 बजे गेट बंद होगा. बाहर वाले को अंदर आने नहीं दिया जाएगा. अगर अंदर 50 लोग गए, 100 लोग गए, 200 लोग गए, 400 लोग गए, सबका वोटिंग होने तक भले उसको 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे सबको वोटिंग राइट दिया जाता है. 7 to 6 यू हैव टू एंटर द पोलिंग स्टेशन. तीसरी बात, ये जो 7.83% वोटिंग हुआ है इट इज नॉट एबनॉर्मल. सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग का रेट 5.83% था. लास्ट 1 आवर 5 to 6 7.83% है ऐसा आप क्लेम कर रहे हैं. उस समय भी 5.83% ही था. अभी बचा हुआ हिसाब 2% का है. 2% का वोटिंग आफ्टर 6 पीपल हैव वोटेड. हाउ मेनी पीपल? ये 2% इज 17 lakh people have voted after 6. Now 17 lakh people have voted after 6. जो वोटिंग का रेट है सुबह से पर मिनट 1 lakh people are voting all over महाराष्ट्र पर मिनट. यही रेट इवनिंग में करते 6 बजे के बाद तो 6 से 6:20 तक 20 मिनट में 18 लाख लोगों का वोटिंग हो जाता है. जब ये लाइन लगी हुई है तो 18 लाख लोगों ने वोट किया. दैट मीन्स अगर यह वोटिंग प्रोसेस 6:20 तक चली तो ये 8% इज वेरी मच जस्टिफाइड. 5 बजे तक जो आंकड़े चुनाव आयोग देता है वो 5 बजे के आंकड़े नहीं देता. 5 बजे 3 बजे के आंकड़े आते हैं. 3 बजे के फिगर्स कंपाइल करके 4 बजे या 5 बजे डिक्लेयर किया जाता है. 5 और 6 के बाद 6:30 बजे खत्म होने के बाद 7:30 बजे टोटल कंपाइल फिगर्स आते हैं. और ये हमेशा का प्रोसेस है. हमेशा ऐसा ही होता है. जो वोटिंग का रेट मैंने बताया, सब कुछ बताया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. तो इसका मतलब यह है कि इसका यही मतलब है कि नाना पाटोले जी अपना कुर्सी बचा लिया. उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने ईवीएम पे बोल दिया तो वो सेफ हो गए. शरद पवार साहब जो पूरे पश्चिम महाराष्ट्र साफ हो गए, उनको बहाना मिला कि ईवीएम के कारण. तो एवरीबॉडी जन आंदोलन ईवीएम के बारे में कह के ईवीएम पे पूरा फोड़ने के बाद सब लोग सेफ हो गए अपने अपने. यू थिंक दैट इज द ओनली स्ट्रेटेजी ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज कि ईवीएम पे बोल दो अपने सीट बच गए? साहब ऐसा है, लोगों ने लथाड़ा. लोगों ने इनको लथाड़ने के बाद गिरे तो भी टांग ऊपर. इसके लिए ईवीएम पे दोष देना ये उनका एक स्वाभाविक धर्म है. आज तक भाजपा का भी पराभव हुआ है. भाजपा हारी है. लोकसभा में भाजपा हारने के बाद बीजेपी ने, महायुति ने ईवीएम को दोष नहीं दिया था. महाविकास आघाड़ी जीती थी, महायुति हारी थी. ईवीएम को हमने दोष नहीं दिया था. इन्होंने उस समय ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोला. अभी वो ईवीएम को दोष दे रहे हैं. अपना पराजय, और जैसा प्रदीप जी ने कहा कि वेदर राहुल गांधी पंचायत सूत्र इज रिजेक्टेड, वेदर संविधान खतरे में रिजेक्टेड, वेदर ओबीसी जनगणना रिजेक्टेड, यह विधानसभा का पूरा वोटिंग पॉजिटिव टर्म्स पे हुआ है. एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इसके ऊपर ये वोटिंग हुआ है. जो आरएसएस ने मूल मंत्र दिया, योगी आदित्यनाथ जी ने मूल मंत्र दिया, नरेंद्र मोदी जी ने एक है तो सेफ है, इसको रिस्पॉन्स करके एक होकर लोगों ने किया है. यह
पॉजिटिव वोटिंग पैटर्न है, Right. नेगेटिव वोटिंग पैटर्न नहीं है। In any event, sir, Professor Shirsat and Bharat Singh ji, in any event, we'll see what happens now. वो आगे जाकर के देखेंगे आगे क्या होने वाला है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ शीर्षत साहब, very quickly, in your opinion, what should be the priority of the government? I'll give you my opinion. At the moment, we are suffering from the worst farmers' distress that we have seen in years. Farmers की अभी जो हालत है वो बहुत बुरी तरह खराब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार सोयाबीन का जो MSP है वो 7,000, 6,500, 7,000 के ऊपर तकरीबन लाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ जो वाटर क्राइसिस इस वक्त है, मराठवाड़ा में है, खानदेश में है, विदर्भ में है, उसके लिए कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि रूरल डिस्ट्रेस यानी ग्रामीण इलाके में जो आज की तारीख में स्थिति है वो अच्छी नहीं है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी सरकार आए, खबर तो यही है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं कल परसों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी। शीर्षत साहब, वेरी क्विकली। यस, डेफिनेटली देवेंद्र जी को इस सब समस्याओं का अच्छा अभ्यास है। नागपुर से आते हैं, विदर्भ में सोयाबीन है और कॉटन है। इनके कारण जो फार्मर्स है उनको कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ती है। MSP के बारे में विचार करना, फार्मर्स को सपोर्ट करना, फार्मर्स डिस्ट्रेस में है। महाराष्ट्र में यह बात सच है, बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, जो बीच में सडनली बरसात आता है, जो खेती का नुकसान हुआ है, उस सबको सपोर्ट करने के लिए आज तक देवेंद्र जी ने किसान बीमा योजना शुरू की है, किसान सम्मान योजना में 12,000 रुपया दे रहे हैं, फर्टिलाइजर्स उनको दे रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, जो शेत तल है, जो लेक्स है, वाटर पंप्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और गति से उनको मिले और उनके धान को अच्छा भाव मिले, यह गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहेगी। देवेंद्र जी निश्चित रूप से इसका अभ्यास रखते हैं और करेंगे। राइट, एंड एट द मोमेंट आई थिंक वी हैव बीन जॉइंड बाय मनीष पाठरे साहब। मनीष पाठरे साहब नमस्कार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा मनीष जी आपका जो फ्रेम था बहुत बढ़िया दिख रहा था, आप चेंज क्यों कर रहे हैं उसको? सर बिल्कुल हीरो लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर। डोंट चेंज इट, यू लुकिंग वेरी गुड लग रहे हैं। थोड़ा फंक्शन चालू है फैमिली में, बोलिए। जी मनीष जी बोलिए। तो MNS की जो परफॉर्मेंस रही मेरी समझ में तो अच्छी रही, लेकिन जिस भी MNS के मैं लीडर से बात करता हूं वो सब लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि यार सिर्फ 1.8% हमको वोटिंग मिली। बट आई थिंक दैट्स वेरी फ्रैंकली कंसिडरिंग द सिचुएशन, वस्तु स्थिति को देखते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए, इट इज नॉट बैड एट ऑल। अब आगे MNS के लिए क्या सर, प्लीज बताएं प्लीज। सर MNS ने अभी फोकस कॉर्पोरेशन पे कर दिया है, पहली बात तो। और दूसरी सिंपल बात कि आप जैसे बोलते हैं कि MNS के जो लीडर से बात हुई, दे आर डिसअपॉइंटेड, ये सब तो ठीक है क्योंकि हार जीत होती रहती है। मगर इस इलेक्शन में अगर मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ी जाती है तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ओनली सिंगल पार्टी इन द महाराष्ट्र जिसके पास डेवलपमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स थे, जिसके पास एक विजन थी। और सबसे बड़ी बात ये इलेक्शन में, जो कि मिनिमम मुंबई में कुल मिला के कुछ 6 लाख 8 लाख नए वोटर्स जो ऐड हो चुके थे, जो कि 18 ईयर कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट टाइम अपना वोट डालने वाले थे, वो सबसे ज्यादा फेवर करते हैं आदरणीय राज साहब ठाकरे जी को। और उनके वोट, हमें अपेक्षा थी कि 80 से 90% वो लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वोट देंगे। लेकिन ये सब कैलकुलेशन कहाँ पे बिगड़ चुका है, कैसे बिगड़ चुका है, एक्चुअली उसके ऊपर अभी काम चालू है। जैसे अभी मैंने सुना EVM के बारे में भी बात चल रही थी। मेरी तो इसमें एक सिंपल, आज वो मार्केटवाड़ी में जो हुआ, अगर एक गांव अपना वोटिंग क्या हुआ ये देखने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है तो उसे रोकने के लिए पूरी दिल्ली से लेके यहाँ तक की सिस्टम हिला रहे हैं। ये बात कुछ समझ के थोड़ी बाहर है। इसका मतलब आपको EVM पे भरोसा रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ये भी गलत है ना जी। हम अगर लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में लोगों की इच्छा क्या है ये सोच के आगे जाना चाहिए। हमें EVM चाहिए। और मेरे ये तो सिंपल बात है, देखो पार्टी की जो भूमिका होगी वो होगी।
अगर यहाँ पे बैठे हुए हमारे साइंटिस्ट नासा से हो या फिर कहाँ से भी अपने जो ऊपर जो हम रॉकेट छोड़ रहे हैं या फिर जो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं ये ऑपरेट कर सकते हैं, बैठे बैठे आप और मैं अभी हम 6 लोग एक साथ मिलजुल के बात कर सकते हैं। सो ये जो सिस्टम में नेटवर्क है यहाँ पे ये सब पॉसिबल है, और अगर मैनमेड सिस्टम है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, ये तो कंफर्म है, ये मेरी राय है। और सबसे बड़ी बात कि अगर लोकशाही में लोगों को कहना है कि इतने बड़े बड़े अमेरिका हो, जापान हो, बड़े बड़े देशों में ईवीएम नहीं यूज हो रहा है, तो अगर अपने लोगों का कहना है मेजोरिटी अगर ईवीएम के खिलाफ है तो बैलेट पेपर आएंगे, तो जिसे जीतना है वही जीतेगा ना, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। पाटरे साहब, मगर यहां पर दिखता है पॉलिटिकल जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, लोकसभा में महायुति और एमवीए के डिफरेंस लेस देन 1% था, लेस देन 1%, और वो 1% 31 सीट्स एमवीए को दिया था और महायुति को साफ कर दिया था। आपने 1% से ज्यादा अराउंड 1.8% वोट्स आपने लिए पाटरे साहब, और ये 1.8% जबरदस्त स्विंग है, इसमें क्लियर कट मैथमेटिक्स है, तो महायुति की तरफ जबरदस्त स्विंग है। और अगर वो स्वीप करते हैं तो इसमें मींस शंका करने की थोड़ा कम जरूरत है, बिकॉज ये माइक्रो प्लानिंग में शायद बीजेपी सफल हो गए, मगर आपका थोड़ा नुकसान हो गया, बट महायुति का ज्यादा फायदा हो गया। पाटरे साहब, नहीं, नुकसान तो मैंने पहले आपसे बताया कि हम खुद 2 डिजिट की अपेक्षा रख रहे थे, क्योंकि अगर इलेक्शन प्रोसेस पूरी ठीक हुई है तो मेरे ख्याल से जैसे कि शिवड़ी की सीट थी, कल्याण की सीट थी, कल्याण की सीट में तो आप देखोगे तो आप ही के लोगों ने, मीडिया ने ही बात बताई थी कि जो शिंदे गुट के जो मोरे खड़के राजेंद्र मोरे खड़े थे, उन्होंने तो प्रचार भी नहीं किया था जी। आपको मैं ऐसे मतलब अच्छी खासे नाम दिखा सकता हूँ कि जिनका प्रचार नहीं हुआ है फिर भी उनको अच्छे खासे वोट मिले। अभी और राजेंद्र मोरे जी को वोट मिलते हैं 1,41,000, राजू पाटिल जी को वोट मिल रहे हैं 74,000, और जो दूसरे शिवसेना उबाटा के जो थे भोईर करके, उनको वोट मिले कुछ 70,000, ऊपर से नोटा और एक इंडिपेंडेंट को भी अच्छे खासे वोट है। तो ये सब खुद मिला के आप देखोगे तो 2.80 या 2.90 लाख वोट वहां पे हुए। आप सोचिए इसका परसेंटेज क्या हो गया, 2.90 लाख वोट। तो ये सब इंपैक्टिव बात है, क्योंकि 2019 में राजू पाटिल को वोट थे 92, और शिवसेना और बीजेपी एक साथ थी, उनको मिलके वोट थे 80, तो 80 और 92 मिलके 170 होते, 1 लाख वोट जो बड़े हैं, और वो पूरे बड़े जो वोट है वो पूरे के पूरे खाली शिंदे गट को जाते हैं। इतना लोगों का काम हुआ है, इतनी डेवलपमेंट हुई है, ये भी सोचने की बात है। बट आपके खड़े होने से महायुति को जबरदस्त फायदा हो गया पाटरे साहब, जबरदस्त फायदा, वो रिजल्ट्स में तब्दील हो गया है। फायदा किसको होना, बिकॉज राज साहब जो है अकेले लीडर है, जो है मन में वही बोलते हैं, आगे पीछे से कुछ अलग करते नहीं है, जो लोगों को सामने रखना है। जैसे कि लोकसभा के टाइम में हमने बताया था कि राज साहब ने पूरे समर्थन जो अपना था पार्टी का पूरा सोनली मोदी जी को दिया था, खाली मोदी जी को। क्यों? क्योंकि देश को अगर फ्यूचर चाहिए तो ऐसा एक पंतप्रधान के कैंडिडेट कोई सामने दिख नहीं रहा है मोदी जी के खिलाफ, तो हम पूरा सपोर्ट मोदी जी को दे रहे हैं। और उसके आगे जो 5 मांगे मांगी थी, वो 5 मांगे महाराष्ट्र के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी थी, लोगों ने भी इसको सहारा है। दूसरी बात कि उन्हें सपोर्ट किया, इसलिए हमें इधर एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ना नहीं, ऐसा नहीं था, हमें लड़ना था, हम लड़े, अच्छी जोर से लड़े, ताकत से लड़े, महाराष्ट्र में 148 सीट लड़े। लेकिन बात फिर से वही है कि जो नए वोटर्स आए थे ये समय, जिन्होंने वोटिंग किया है असेंबली में पहली बार, ये विधानसभा में जो वोट किए हैं वो लोगों ने, ये वोट एमएनएस को पूरे के पूरे अपेक्षित थे कि कम से कम 90% वोट ये एमएनएस को होंगे। बिकॉज आप कोई भी कॉलेज में सर्वे कीजिए, किसी भी यंगस्टर को पूछिए जिसका 18 से 20, 23, 24 के पीछे, वो 100% आपको लीडर करके राज ठाकरे को सहारता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये वोटिंग भी राज साहब के पास आई नहीं है, तो ये कहाँ पे, मतलब हमारा दहीसर का कैंडिडेट आपको तो मालूम होंगे, राजू जो हमारे दहीसर के कैंडिडेट है, उनके खुद के बूथ पे राजेश हेरून करके हमारे जो कैंडिडेट है, उनके बूथ पे उनकी वाइफ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, और वो 4 वोट उनके घर के थे।
और वो कम से कम 35 साल वो सोसाइटी में रह रहे हैं, वो बूथ पे उन्हें खाली 2 वोट गिरे। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि घर में माँ और पत्नी ने वोट नहीं दिया या बेटी ने वोट नहीं दिया, खुद वोट नहीं दिया, बाजू के तो छोड़ ही दो, वो बूथ पे उनको 2 वोट गिरे जी। हैं। और जब वो जो इलेक्शन का ऑफिसर थे उनके पास गए तो उन्होंने उनको इग्नोर किया है, मतलब उन्होंने वो केस ली नहीं है, 70C का जो फॉर्म था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये क्या बात हुई? दुरुस्त बात। और यहां पर भरत सिंह जी, जैसे मार्कटवाड़ी का जो गांव है, मार्कटवाड़ी गांव जो है शोलापुर में, आज वो मॉक बैलेट पेपर पोल करना चाह रहे थे। तो जब कुछ मतलब कुछ छुपाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको रोका क्यों गया? पुलिस ने रोका क्यों उनको? भरत सिंह जी आप बताएं प्लीज। नहीं, वो ऐसा है ना कि भालचंद्र सिरसाट जी, अब इसको भी जोड़ देंगे कि भाई अब मुझे तो पता है, मुझे सब चीज पता है, मैं इंजीनियर भी हूँ, और वो अगर कर लेते तो ज्यादा वोट जो है वो इनको मिल जाता, तो ये भी परेशानी का सबब इनके लिए बन जाता। देखिए क्या है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया इस चुनाव में। अभी पिछले 12 सालों से लोग ये कहते थे ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव ने ये बता दिया कि गड़बड़ी नहीं है, दाल काली नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। एक दो दाल में काला मिलने के एवज में पूरी दाल ही काली मिल रही है। अब ये सिरसाट जी अब कह रहे हैं कि भाई मैं तो पूरा चुनाव प्रोसीजिंग में था। आप प्रोसीजर में चुनाव के थे तो मैं भी उसी में था मालचंद भाई। लेकिन कैसा था ना कि इलेक्शन कम 5:30 बजे, आपने सही कहा, मैंने ये कहा कि 5:30 बजे चुनाव आयोग ने एक जो है अपना रिपोर्ट दी समथिंग % का वोट का, और 5:30 बजे के बाद जितने लोग अंदर आते हैं वो लोग वोट देते हैं, चाहे उसके लिए रात के 12 बज जाए। ये भी बात सही है आपकी, मगर ये बताइए ना कि 7.5% जो वोट बढ़ा है उसके हिसाब से 76 लाख वोट होता है। तो मुझे आप ये बताइए कि आपके पास कितने सीसीटीवी कैमरा है कि 76 लाख वोट, एक वोट को 1 मिनट लगता है राजीव भाई। तो अगर 76 लाख वोट पड़ेंगे तो कितना समय जाएगा? वो समय मुझे काउंट करके उसके बाद में बताइए कि कहाँ कितना वोट पड़ा है। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं जो है इलेक्शन कमीशन दे रहा है? क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं बता रहा है कि 2 करोड़ वोट की जगह पे 2,05,733 वोट पड़े, यानी 5,0733 वोट कहां से आए? वो भालचंद्र सिरसाट जी के मशीन में जो ईवीएम बाबा है ना, अभी नए बाबा आए हैं इनकी पार्टी के, भाजपा के नए बाबा जो पैदा हुए हैं वो ईवीएम बाबा पैदा हुए हैं। उस बाबा के माध्यम से ये पूरे चुनाव को चोरे हैं। अभी चोरी भतीजा, चाचा से भतीजे को चोरते थे, बाप से जो सगा बाप अब इनका नहीं होता था, दूसरे बाप को चोरी करते थे, ठाकरे परिवार से चोरी करते थे। अब ये जो है नया चोरी चालू की है कि पूरे देश की जनता का, मार्केवाड़ी का ले लीजिए, अगर वो वहां की जनता ये कहती है कि मैंने भालचंद भाई को वोट दिया है और भालचंद भाई बोल रहे हैं कि मुझे वोट नहीं मिला है, अगर वहां की जनता ये कहती है कि भाई हम लोग एक डमी, एक ऐसे ही प्रैक्टिकल चलिए करवा लेते हैं वोटिंग, बैलेट पे करवा लेते हैं, तो भालचंद भाई तो ठीक है भाई, वो तो करवाने के लिए राजी हो गए, मगर जो है भरत सिंह राजी नहीं हो रहे। नहीं 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 नहीं, कैसे करोगे? तो दिल्ली से फोन आता है कि जल्दी से उसको रोको, फिर यहाँ से फडणवीस जी का फोन जाता है जल्दी उसको रोको। अब सीएम साहब को बुखार है, अब बुखार के बाद में भी कहते हैं कि जल्दी से उसको रोको। अगर ये वोट पड़ गया तो उस गांव के सारे वोट जो है वो भालचंद्र सिरसाट जी को मिल जाएगा, तो यहाँ पे भंडा फूट जाएगा और हो सकता है फिर ये फिर से भरत सिंह जी क्या वापस मांग करे, डिमांड करे। तो ये कहीं ना कहीं राजीव जी, जिस तरह से मनसे का कार्यकर्ता दहीसर में बताए कि बीबी ने वोट डाला, उसने वोट डाला, मां ने डाला, बाप ने डाला, अब वहां वोट नहीं मिला। अब बताइए, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है, लेकिन इसको भी नहीं मानेंगे भालचंद भाई। ये कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, वो तो क्या है ना, नहीं डाले होंगे इसलिए। अब भाई अब बताइए, परिवार ही नहीं डालेगा वोट, वो भी एक मतलब बड़ी पार्टी का। भरत सिंह जी क्या सच्चाई से आप भाग रहे हो? भरत सिंह जी सच्चाई से आप भाग रहे हो। एक है तो सेफ है कैंपेन चला था, एक है तो सेफ है कैंपेन चला था, बढ़ेंगे तो कटेंगे से चला था, वोट जिहाद चला था, सज्जाद नोमानी आपके तरफ से संघर्ष किया, ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा। सज्जाद नोमानी ने एक कमांडर शरद पवार साहब कहा कि ये हमारे कमांडर है, नाना पाटोले साहब हमारे अजीज सिपाही है, उद्धव बाला साहब ठाकरे हमारे। क्या आप इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये पोलराइजेशन किया और वन साइड वोटिंग हो गया
बीजेपी के लिए? क्या ये रीजंस नहीं है? 17 डिमांड सज्जाद नोमानी सामने लेके आए, नाना पाटोले जी उनके साथ मुलाकात करते हैं, ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा। फिर लव जिहाद वर्सेस जो प्रकार से धर्म युद्ध हो गया, क्या ये नजरअंदाज कर रहे हो आप सच्चाई से दूर भाग रहे हो भरत सिंह जी? नहीं, ऐसा नहीं है ना अंबियार भाई, मैं सच्चाई से दूर नहीं भाग रहा हूँ, सच्चाई दिखा रहा हूँ, इसलिए ये सारी बातें आ रही हैं। आप मुझे बताइए कि 2000 अभी लोकसभा चुनाव को 5 महीना 6 महीना ही नहीं बीता था कि 14 सीट तो हमें मिली थी, ठाकरे जी को भी मिली थी, शरद पवार जी को मिली थी। 6 महीने में इन्होंने कौन सा काम किया भाई? महाराष्ट्र की जनता के लिए ऐसा क्या कर दिया कि महाराष्ट्र की जनता जो है इनको बोले कि बम्पर वोट दी, 149 सीट में से 132 लाए। अरे बहुत अच्छा हुआ शिरसाट भाई, आपने 149 में से 149 सीट नहीं लाए, नहीं तो पोल पूरा का पूरा खुल जाता, तुरंत का तुरंत खुल जाता। तो इन्होंने कुछ जो है उसमें रहम बरता, कहा कि नहीं नहीं इतना भी मत सेट करो, 132 है, 132 सीट रहेगा तो कम से कम हमारे ऊपर दबाव नहीं आएगा, ना शिंदे का आएगा ना अजीत पवार का आएगा, कम से कम हम जो है इंडिपेंडेंट लोगों को लेके अपनी सरकार बना सकते हैं। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा कोई चमत्कारिक काम जो है भाजपा ने नहीं किया है, ना शिंदे ने किया, ना अजीत पवार ने किया। ये खुद ही जो डरे हुए सहमे हुए लोग थे। और आप मुझे बताइए, बटोगे तो कटोगे, आपको लगता है कि महाराष्ट्र में ये चलेगा कभी? साहू अम्बेडकर की धरती पे बटोगे तो कटेगा? अरे यही पंकजा मुंडे इनकी नेता, इनके कितने नेताओं ने कहा ये इस तरह से नहीं बोलना चाहिए और ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। सज्जाद नोमानी चले भरत सिंह जी, सज्जाद नोमानी इनके लिए चला, बीजेपी के लिए सज्जाद नोमानी नहीं, सज्जाद नोमानी का कोई यहाँ पे मामला ही नहीं भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ठोक के कह रहा हूँ कि शिरसाट जी, आप कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन बुलाया था, इलेक्शन कमीशन को कहिए कि अगर हैकर आते हैं तो आपको मशीन देनी पड़ेगी। क्या मशीन देने को तैयार है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट देने को तैयार है? क्या बोलिए आप कहते हैं नेताओं को राजनेता है, अगर आप राजनेता है और आपको कहेंगे कि आप जो है दिखाइए खोल के, आप हैक करके दिखाइए, आप दिखा सकते हैं क्या? उसके लिए तो इंजीनियर लगेंगे ना, उसके लिए तो हैकर्स लगेंगे ना। कौन सा एटीएम बूथ पे जाते हो, एटीएम बूथ पे कुछ होता है क्या? वो भी तो जो है हैक कर लिया जाता है, हर चीज जो है हैक होती है। और जिसने ये बनाया, राजीव जी, जिसने ये मशीन बनाया, वो देश ने जब इसको नहीं स्वीकारा तो हम लोग क्यों स्वीकारा? और आप इतना डर क्यों रहे हैं? भालचंद भाई इतना डर क्यों रहे हैं? डर अच्छी नहीं लगती है, डर अच्छा नहीं लगता है। एक बार बैलेट पेपर पे हो जाने दीजिए ना, एक बार अगर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ठीक है मान लेंगे ना कि आप 400 सीट ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, 700 ले सकते हैं, जितना सीट चाहिए हम लोग देने को तैयार है। अगर इस देश में कम पड़ेगा ना तो अगर पड़ोस के देश से भी सीट लाके हम लोग दे देंगे। जी शीर्षद साहब, आप कुछ बोलने के लिए उत्सुक थे काफी देर से, जरा बोलिए सर प्लीज। शीर्षद साहब प्लीज। एक बात भरत सिंह को मैं बताना चाहता हूं जी कि ईवीएम मशीन पे वोटिंग करना यह निर्णय केंद्र सरकार का नहीं है, चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष आयोग है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, निष्पक्ष आयोग है ऐसा ये नहीं मानेंगे। मान लिया 10 साल बताइए, यूपीए की सरकार थी जी, 10 साल यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 जी, तब चुनाव ईवीएम का आडवाणी जी ने विरोध किया था, ईवीएम पे लिया गया। आडवाणी जी ने पहला व्यक्ति, एक मिनट भरत सिंह जी शांति रखिए, शांति रखिए भरत सिंह जी, भरत सिंह जी शांति रखिए, शांति रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। 2004 से 2014 में ईवीएम पे चुनाव लिया गया, तब इनको तकलीफ नहीं थी। 2004 में जीते, तकलीफ नहीं थी। किसने विरोध किया था? आडवाणी जी ने पहले व्यक्ति जो थे वो आडवाणी जी थे कि ईवीएम पे मुझे भरोसा नहीं है। ये किसने कहा था? जी, ये आपने भरोसा है या नहीं है? कहे थे ना, ये ऐसा मुंह से बोल के नहीं होगा। और मुंह से कहा भाई, बताइए आप तो बहुत मशीन लेके जाते थे, मुझे बोलने दीजिए, सुनने की क्षमता नहीं है सर। आपके भी शो में भी आए, लेकिन और विरोध किसने किया था ये भी बता दीजिए ना सर। विरोध किया था, बिल्कुल विरोध किया था हमारे शो में। अगर बैलेट पे चुनाव लेना है, मॉक लेना है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसके ऊपर आपको कोई प्रश्न है? न्याय व्यवस्था में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। कोई भरोसा नहीं रहेगा इस देश की जनता को।
अरे इस आप देश की सुनिए ना, जनता को आप भरोसा जरा नहीं एक रह मिनट गया, चुप रहेंगे मार्के क्या? वाली की जनता चुप को रहेंगे भरोसा क्या? नहीं रह गया, अरे एमएनएस को भरत सिंह जी भरोसा उनको नहीं रह बोलने गया, तो दीजिए। मंत्री को चुप भरोसा रहेंगे नहीं रह क्या? गया, भरत सिंह कांग्रेस जी को उनको क्यों भरोसा नहीं उछल रह रहे गया, हो? दीजिए उद्धव सर। सुनने की ठाकरे की हिम्मत है? पार्टी को भरोसा भाई नहीं रह आप में गया, सुनने की हिम्मत, एनसीपी को भरोसा नहीं सुनने रह की गया, हिम्मत है? टीएमसी को भरत भरोसा सिंह नहीं रह गया, जी, एक जो भरत उछल सिंह रहे जी हैं जब ना आप यहाँ बोल पर, रहे थे, शीर्षक साहब एक सेकंड, शीर्षक साहब एक उन सेकंड, आप भरत सिंह जी वक्त जब आप को बोल रहे थे, शीर्षक साहब ने कुछ इसके नहीं कारण बोला। आप चुनाव हारे। जरा सुनिए ना उनको प्लीज। क्या आप हिंदुओं को हाँ, सेकंड शीर्षक साहब बोलिए ग्रांटेड कर रहे हो? प्लीज। शीर्षक साहब बोलिए प्लीज। ऐसा है, जी जो गांव में बैलेट पेपर पे लेना है उसको ईवीएम पे भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, न्याय व्यवस्था में जाए, चुनाव आयोग के पास जाए, वो डिमांड करे, और ये जो चुनाव लेंगे वहां के गांव के सरपंच और 10 लोग मिलकर नहीं लेंगे, ये कोई न्यायिक व्यवस्था होगी, संवैधानिक व्यवस्था होगी, संवैधानिक क्या डर है, व्यवस्था क्या डर है, प्रयास अच्छा तो डर है, करनी है तो करनी होगी, और वो अच्छा बाद डर में है, ये डर चुनाव अच्छा है, लेंगे। इनके कहने से मेरा ओपन चैलेंज है भरत सिंह जी, डर अच्छा है, अगर इतना डर अच्छा है चिल्लाने आपका, से जाइए चुनाव डर आयोग अच्छा को है, पत्र दीजिए और ये चैलेंज डर रहनी भी कीजिए, चाहिए, चैलेंज कीजिए। डर मनसे अच्छा के है, बारे में मैं इतना ही बोलता हूँ, प्रदीप जी डर ने अच्छा जैसा है, कहा, आपका जो वोटिंग हुआ है चुनाव वो अब बैलेट फॉर पे ही द होगा इस देश गवर्नमेंट में, और अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुआ है। फॉर द गवर्नमेंट हुआ, चुनाव बैलेट अगेंस्ट द पे ही होगा गवर्नमेंट इस हुआ, देश जिसमें में, मन चाहे से जैसे सुखे हो बैलेट रहेगी। पे होगा, बाकी मनसे के कारण कुछ हुआ नहीं है, फॉर द गवर्नमेंट हुआ, महायुति के कारण हुआ, एक है तो सेफ है के कारण हुआ, लाडली बहना के कारण हुआ, लाडली बहना अगेंस्ट एनडीए हुआ। मोस्ट एनडीए इंपॉर्टेंट। ने लोकसभा में लोगों को भ्रमित करके जो वोट पाए थे, लोगों की आंखें खुल गई और उनके अगेंस्ट हुआ। सर और वही नहीं है, दूसरी बात एक और भी चीज है भरत सिंह जी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। शीर्षक साहब आप ही की बात कह रहा हूं, सुनिए, ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है, हर एक के सामने मैं बोलता हूं। जिस प्रकार मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया, आरएसएस के लोगों ने काम किया, सर 3-3 बार आए हैं एक एक घर में, 3-3 बार। भरत सिंह जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अंधेरी वेस्ट के अंदर कांग्रेस का एक आदमी भी नहीं आया। ये मेरा व्यक्तिगत खुद का तजुर्बा है। दे हैव रियली वर्क वेरी हार्ड। आपको मानना पड़ेगा भरत सिंह जी कि कांग्रेस जो है बैठ गई, उनको लगा कि अब तो हम जीत गए, कोई टेंशन नहीं है, वेरी फ्रैंकली। हाँ, हो सकता है जो आप बोल रहे हो ईवीएम को लेकर के, आई वुड लव इट इफ आई एम कमिंग टू यू, पठारे साहब आप ही के पास आ रहा हूं। आई वुड लव इट if the election commission would actually provide a genuine EVM machine for hackers, क्योंकि लास्ट टाइम जब हैकिंग की बात हुई थी तो ईवीएम मशीन प्रोवाइड नहीं की गई थी। आई रिमेंबर दैट। जी I just want to ask बालचंद्र शीर्षक साहब, ये मोदी जी एक नया कंट्रोवर्सी लिया जो स्क्रीनिंग ऑफ साबरमती रिपोर्ट, गोधरा कांड, गोधरा, क्या ये रिविजिट जरूरी है? उद्धव बाला साहब ठाकरे जी क्रिटिसाइज किया कि प्राइम मिनिस्टर इस पिक्चर को देखने के लिए इतना फुर्सत क्यों निकाल रहे? हाउ डू यू सी दैट? फिर क्या आग लगेगी पूरे हिंदुस्तान में? शीर्षक साहब, बट मोदी साहब का कहना है कि सच्चाई बाहर निकलनी चाहिए। उद्धव ठाकरे जी को लंदन में जाके छुट्टी मनाने के लिए समय है, स्विट्जरलैंड में जाके छुट्टी मनाते। मोदी जी एक भी दिन उन्होंने आज तक छुट्टी नहीं ली है। साबरमती रिपोर्ट ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित है। मैंने भी फिल्म देखी है। जिस तरीके से पत्रकारिता, आई एम सॉरी राजीव जी, लेकिन नेशन नाउ नहीं, लेकिन ऐसा एक चैनल था, ईबीटी चैनल उसका नाम लिखा है, मुझे चैनल का नाम भी मालूम है, जो बिक गया था तब के कांग्रेस वालों के हाथों में जी, और वो बिका हुआ चैनल मालूम है कौन सा चैनल था? चैनल बिक गया इस समय मोदी के हाथों में, अदानी के हाथों में 27 चैनल बिका हुआ है। ईबीटी चैनल मालूम है कौन सा चैनल था? 27 चैनल इस समय मोदी के हाथों और अदानी के हाथों बिका हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये जो है असलियत, पत्रकारिता की असलियत, घटना की असलियत, हिंदुओं को डब्बे में बंद करके चला के मारा, गोधरा जैसा कांड, ये हमारा इतिहास है, एक काला इतिहास है। ये इतिहास का फायदा उठाने का काम लालू प्रसाद यादव और ये यूपीए की तब की सरकार ने किया, इसका फायदा उठाने का। लेकिन हिंदू जागरूक हुए और मोदी जी वहां पर फिर से 2002 में सीएम बने और आज देश के प्रधानमंत्री बने। अगर आप हिंदुओं को भ्रमित करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने की साजिश करोगे तो नहीं चलेगा। यह इस इलेक्शन का, महाराष्ट्र के इलेक्शन का संदेश है। जी दुरुस्त बात है। पटरे साहब, You wanted to say something. पाटरे साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बहुत कुछ बोलना चाहिए। शीर्षक साहब जो बता रहे थे, ठीक है, एमएनएस की वजह से कुछ हुआ नहीं,
महायुति के वजह से हुआ। सबसे पहली बात मैं रखना चाहता हूं कि आज ये रिजल्ट आके आज 11 दिन पूरे हो चुके हैं। जी इतना बड़ा जनाधार आपको मिला है शिरसट साहब, किसकी राह देख रहे हो? किधर है शिंदे साहब? 3-4 दिन छुप के बैठे थे उनके। और ये मुझे आज भी मतलब ये राज्यपाल जी की जो भूमिका है जो महाराष्ट्र में गए 7-8 सालों में बहुत अहम रही है। ये 11 दिन में हमें राज्यपाल जी कहाँ पे दिखे नहीं है। पहली बात तो कि जिन्होंने महाराष्ट्र ऐसे ही पूरा ओपन छोड़ दिया है, किसी के हाथ में लगाम नहीं रखी है, महाराष्ट्र की जनता के प्रश्नों को लेके कोई उधर काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक गांव में कहाँ पे मतदान अगर प्रोसेस होती है तो आपका कहना है उसके लिए चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग है, उसके पास जाने के लिए उन्होंने जब प्रोसेस चालू की, उन्होंने इंटीमेट किया था सिस्टम को कि हम ऐसा चुनाव लेना चाहते हैं, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे गांव से जो वोटिंग हुई। और उन्होंने ये 4 दिन के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के 4 दिन के बाद डिक्लेयर किया था। वहां के जो जिलाधिकारी है जो कि किसी सिस्टम में बड़े उद्दे को होते हैं, उनको उन्होंने उसके लिए बुलाया था और उनको इंटीमेट करके ये प्रोसेस बताई थी। दूसरी बात, शिरसाट साहब बहुत डंके की चोट पे बता रहे हिंदुत्व हिंदुत्व। अरे हिंदुत्व जो ये टाइम पे आदरणीय राज साहब ठाकरे जी गए 5 साल से हिंदुत्व का जो झंडा उठा के, पहले तो उनके पास ही था, लेकिन क्लियरली जो उनकी विजन है, जो बोंगा होगा या फिर और कुछ भी रहेगा, या बांग्लादेश से आने वाले जो बाहर के मुसलमान है उनके खिलाफ अगर आंदोलन करना होगा, ये सब राज साहब ठाकरे कर रहे हैं। आपके पास 11 साल से सत्ता है, बीजेपी के पास पूरे एक गट्टा उनके पास सत्ता है, कोई अपोजिशन में है नहीं। फिर भी बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान अभी तक कम नहीं हुए, पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान कम नहीं हुए। सीएए एनआरसीए को तो बाद में छोड़िए, ये चुनाव में जो आदरणीय राज साहब की भूमिका थी, वो मेरे ख्याल से मेरे जो मित्र है या फिर हमें बहुत से लोग जो मिले जो कि पहली बार महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर हम राज साहब जी के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि उनका जो कहना है वो सीधा पेट से आता है। वो जो बोलते हैं वो उनके मुंह पे रहता है, यहाँ का वहां का घुमा के नहीं बोलते, जो कि मोदी जी खाली बोल रहे हैं। अभी इसमें एक सिंपल बात मुझे पूछनी है शिरसट साहब से कि जो वल्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का जो निधि जो देने की जो घोषणा हुई थी, फिर उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, वो किसी अधिकारी की साइन थी, उसके ऊपर से वो वल्फ बोर्ड को निधि देना था, लेकिन आपकी सत्ता अभी तक बैठी नहीं है, तो फिर इतनी क्या जरूरत थी कि लोगों के प्रश्न को वैसे रख के वल्फ बोर्ड को 10 करोड़ का निधि देने के लिए किसी को कहना। दूसरी बात ये बोल रहे हैं लाडली बहन का, चलो लाडली बहन की वजह से वोटिंग हुआ है ना, तो आगे आने वाले कोई भी समय में आप 2100 दो या 3000 दो, आपकी सरकार है, आने वाली सरकार आपकी है। तो ये एक भी इसमें से नाम आप गारंटी दे दो चैनल के सामने कि एक भी लाडली बहन अभी तक जो रजिस्टर हुई है उसका एक का भी नाम कट नहीं होगा। ये आप चैलेंज दे दो कि भाई हाँ, एक का भी नाम नहीं कट करेंगे, कोई रूल्स नहीं आएंगे, जो रूल्स है वो ऐसे ही रहेंगे आगे 5 साल। ये सब लोगों को, ये जो जुमला है चुनाव में है, लोगों को उसका जो हाथ में पैसे आते हैं लोग खुश हो जाते हैं। ये पहला इलेक्शन महाराष्ट्र ने देखा होगा जिसमें इतना बड़े तादाद से पैसे बांटे हुए हैं, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं, पत्रकार भी कह रहे हैं। तो मेरा कहना इतना है, ये जो बहुमत आया है आपको लग रहा है हिंदुत्व वगैरह, ऐसा ये हिंदुत्व बोलने के लिए नहीं होना चाहिए। आरएसएस ने इस इलेक्शन में काम किया, हाँ जरूर किया, लेकिन वो आरएसएस भी मन से मान रही है कि राज साहब ठाकरे जी को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये तो हुआ है, ये गोल झोल जो भी हुआ है, इसमें मन से कहा दिख नहीं रही है। ठीक है, हमारी भूमिका हमारे साथ है, हमारा एक भी कार्यकर्ता हमसे अभी तक बाजू में नहीं हुआ, उसे विचार जो है कि मनसे के विचार ये कायम है। बाकी आपने देखा होगा जो बीजेपी एक समय में कह रही थी कि कांग्रेस के खिलाफ, राष्ट्रवादी के खिलाफ, आज वही राष्ट्रवादी को लेके बैठी है। मतलब महाराष्ट्र में सत्ता किसके पास है और अपोजिशन कौन है, ये गए 2.5 साल में किसी को मालूम नहीं है। फिर भी राज साहब ठाकरे जी की भूमिका लोगों के लिए और लोगों के प्रश्न के लिए है, ये मुझे यहाँ पे बताना है। अविनाश यादव जी ने इस्तीफा दे दिया। अविनाश यादव जी आपका एक प्रमुख कार्यकर्ता था, प्रमुख नेता था, वो अविनाश यादव जी रिजाइन किए। क्या और भी रेसिग्नेशन, क्या पूरे एमएनएस के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रीशफल होगा, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन फिर बनेगा?
क्या राज साहब और भी देखिए। इंटरेस्ट लेंगे संगठन को और मजबूत करने के लिए? तो क्या हम बाला नंदगांवकर जी, अलग अलग जो बड़े बड़े नेता था, देशपांडे जी, सब इस्तीफा देंगे क्या आगे जाके एमएनएस के हार के लिए? पहली बात तो आपने अविनाश जाधव जी का जो नाम बताया, अविनाश जाधव जी ने जिलाध्यक्ष ठाणा और पालघर इस चीज से रिजाइन किया था। उनके पास पार्टी के 3 पद थे। एक था पार्टी के, वो लीडर है, नेता है। दूसरी पोस्ट थी महाराष्ट्र नवनिर्माण नाविक सेना के, वो अध्यक्ष है पूरे महाराष्ट्र के। ये 2, और तीसरा पोस्ट थी कि पालघर और जो ठाणा जिला था उसके वो जिलाध्यक्ष थे। तो उन्होंने रिजाइन में भी लिखा है कि ठाणा और पालघर से जो राज साहब को अपेक्षित रिजल्ट था वो मैं नहीं दे सका, इसलिए मैं ये जिलाध्यक्ष पद से बाजू में हो रहा हूँ। फिर भी राज साहब ने उनको बताने के बाद उन्होंने वो रिजाइन वापिस ले लिया क्या बात है। है। दूसरी बात, Wonderful. आपने जैसे बड़े बड़े नाम लिए हैं, उनमें से कोई रिजाइन देने की जरूरत नहीं। हर आदमी आगे जाके पार्टी कैसी बढ़ेगी, बिकॉज शिरसाट साहब जिस शिवसेना से बिलोंग करते थे पहले, वो शिवसेना भी एक समय में 0 आई थी 85 के या उसके आगे पीछे कुछ, और उसके बाद 85 में मुंबई महानगर पालिका में महापौर बैठा था। शिरसाट साहब, मैं अगर सही हूं तो ये आंकड़े बराबर हो गए। तो ये होता है, कभी हार कभी जीत। लेकिन ये जो बात है कि अभी हर एक आदमी अगर ईवीएम के ऊपर अगर ऑब्जेक्शन ले रहा है, तो मुझे यही बताना है कि जीत तो ऐसे भी होगी वैसे भी होगी, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है हमेशा। तो ये जरूर ईवीएम बात। छोड़ो, बैलेट पेपर पे आ जाओ, सबको Correct. पता चलेगा Correct. कौन I कितना don't think strong there is है। any इसके ऊपर तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन होनी नहीं चाहिए भाई। अगर लोगों में ईवीएम के ऊपर विश्वास उठ रहा है तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है कि लोगों का विश्वास एक बार फिर पुनः उसमें पुनर्स्थापित किया जाए। शीर्ष साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। भरत सिंह जी, सर, इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ Please. कि लोकसभा के चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले इलेक्शन आयोग ने महाराष्ट्र में या पूरे देश भर में एक कैंपेन चलाया था कि ईवीएम कितना सही है, ये दिखाने का वो कैंपेन था, जो कि लोगों में जाके हर सेल के बंदे लोग जो तो गवर्नमेंट के, वो लोगों में आके वो मशीन दिखा रहे थे, उनका नाम ले रहे थे, उनसे साइन ले रहे थे। मेरे ख्याल से ये करने की जरूरत तभी पड़ सकती है जब खुद चुनाव आयोग को मालूम है कि इसके अगेंस्ट लोग जाने वाले हैं। और इसका सबसे अच्छा रीजन बताता हूँ कि मैं लालबाग में जब ये मशीन आई थी, तब मेरे साथ बहुत से लोगों ने वहां पे रीजन लिखा था कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, लेकिन उसके ऊपर बाद में आगे क्या हुआ कुछ नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से ये डेटा बस उन्होंने ईवीएम के समर्थन के लोग हैं उनके नाम से जोड़ दिया होगा, क्योंकि ईवीएम के ऊपर डाउट अभी से नहीं। मैंने खुद कर्नाटक की इलेक्शन जीतने के बाद राहुल गांधी जी को ट्वीट किया था, कांग्रेस को, शरद पवार जी को, राज साहब ठाकरे जी को ट्वीट किया था। ठाकरे जी का तो वहां पे कोई रोल नहीं था, पवार जी का भी नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र के लीडर है। और मेरे मन में एक कार्यकर्ता हो या एक सामान्य नागरिक के हिसाब से मुझे डाउट था कि ये जो गाजर है कांग्रेस को दिया गया है कि कर्नाटक का इलेक्शन आपके तरफ और आगे के इलेक्शन हमारे तरफ, जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की बड़ी जीत के बाद लोगों को ईवीएम के बारे में फिर से समस्या निर्माण नहीं होने चाहिए। इस हिसाब से ये एक गाजर उन्होंने दिखाया सामने, और कांग्रेस भी उसमें बहती गई। मैंने तो मनीष पटारे साहब भी ट्वीट किया है। Right, मैं wonderful. 6 जुलाई 2023 sir, को भरत सिंह जी has ट्वीट not किया है spoken for some देवेंद्र time. जी के खिलाफ। मनीष उन्होंने पटारे एक साहब, बात रखी भरत सिंह जी कि काफी मैंने देर वो से टाइम बोले पे भी नहीं है। बताया है कि Let me go to ये him, जो please. राष्ट्रवादी अगर फडणवीस साहब के साथ जुड़ गई है, जी। तो लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का बीजेपी से विश्वास उठ चुका है। लेकिन बीजेपी इतने कॉन्फिडेंस है, इसका एक ही रीजन हो सकता है। मैं आपको ट्वीट भेज देता हूँ चाहिए तो। वो ट्वीट है कि उसमें ईवीएम अगर उनके हाथ में होगा तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो इतनी बड़ी चाल नहीं खेल सकते। राइट, भरत सिंह जी, अब आप ये बताएं सर, जी। आदरणीय सम्माननीय मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह, उन्होंने कहा कि भाई मैं विनती करता हूं आप सब लोग हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए। ऐसा मोहन भागवत जी ने कहा है। उनका पूरा बाइट है, अगर आप बोले तो हम चला भी देते हैं आपके लिए। उसके बावजूद संभल में सर्वे हो रहा है पुरानी मस्जिद में, और अब तो और छोड़िए, ख्वाजा गरीब नवाज को भी नहीं छोड़ा, अब तो वो चाह रहे हैं कि वहां पर भी सर्वे हो। तो भरत सिंह जी, ये क्या है, क्या हो क्या रहा है, बताएंगे सर प्लीज। और देखिए राजीव भाई, एक बात मैं जोड़ता हूँ खाली। सर भरत सिंह जी, प्लीज, भरत सिंह जी स्पीक इसमें प्लीज। एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के सदी में देश आगे नहीं जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है
कि हिंदू मुस्लिम छोड़ के जो है वो ऐसे ही रहने दो, लेकिन बाहर से आने वाले जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेश से आ रहे जी। होंगे, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, I think वो everybody लोगों agrees with that, sir. को मैंने लास्ट नाइट में भी बताया कि ओला उबेर चलाने वालों का आप सर्वे करो, कितने साल से महाराष्ट्र में रहते चेक करो, और कहाँ से आए वो भी चेक कीजिए। राइट। भरत सिंह जी प्लीज बोलिए सर। देखिए, भालचंद्र सिरसाट ने एक बार नहीं 10 बार एक चैनल पे दोहराया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये मुसलमानों के बारे में सिर्फ इनका वक्तव्य था, यानी कि ये चाहते हैं कि ये पूरे देश में इसी तरह से हिंदू मुसलमान में पूरा देश को बांटते रहे और अपने फायदा को लेते रहे, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है देश को तरक्की पे ले जाने के लिए, महाराष्ट्र की तरक्की पे ले जाने के लिए। रोज कम से कम 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी के पास तो विजन है। उनके पास विजन सिर्फ चोरी का है, पर जो भालचंद्र सिरसाट जी सिर्फ चोरी करना जानते हैं वो, और पार्टी से पार्टी को तोड़वाना जानते हैं, खरीदना जानते हैं, यही जानते हैं करने के लिए। और उसके बाद ईवीएम को सेट किस तरह से किया जाता है वो अपने दिल्ली में बैठे हुए आका से पूछ के वो काम करते हैं, ताकि उनके पास कोई भी अनुभव नहीं बचा है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या काम करना है। और आगे की जो आपने कहा कि अब आगे का क्या, आगे मैं आपको बता दूं राजू भाई जी कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी ईवीएम के खिलाफ नहीं, बैलेट पे चुनाव करने के लिए, बैलेट पे हम मुहिम चालू कर रहे हैं, और हमारे मुहिम में पूरे देश का विपक्ष एक होगा, और एक होकर हम सड़क पे आके हमें बैलेट पे चुनाव चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पे। अगला चुनाव जब भी होगा वो बैलेट पे ही होगा, ईवीएम पे नहीं होगा। और अगर भालचंद्र सिरसाट जी आपकी पार्टी को डर नहीं, और विपक्ष जब तक रहेगी इस देश में तभी बैलेंस बना रहेगा। अगर सत्ता पक्ष ये चाहेगा कि सिर्फ सत्ता ही पक्ष काम करे, तो मुझे लगता है देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए भालचंद्र सिरसाट जी ये बहुत जरूरी है कि एक बार बैलेट पे चुनाव हो जाने दीजिए। भरत सिंह जी, आपके साथ लोग नहीं है, पानी का पानी आपके हो साथ जाने लोग नहीं है। आप डरिए आज का आंदोलन में ममता बनर्जी आपका साथ नहीं दिया, अखिलेश यादव जी आपका साथ नहीं दिया, जब अडानी के इशू पर आप पार्लियामेंट में बाहर हंगामा कर रहे थे। इंडिया अलायंस बटा हुआ है, इंडिया अलायंस एक नहीं है। भरत सिंह जी कैसे लड़ोगे आप? ठीक है नाम्बियार जी सुनिए, ईवीएम पे पूरा देश एक है। ईवीएम पे पूरे देश के जो है दल है ना, वो सारे एक है, चाहे वो ममता दीदी हो गए, चाहे वो अखिलेश जी हो गए, लालू जी हो गए, चाहे वो प्रकाश आंबेडकर जी हो गए, शरद पवार जी हो गए, उद्धव ठाकरे जी हो गए, जितने लोग हैं वो सबसे भी है। उसमें राज ठाकरे ने भी ये कहा है कि ईवीएम में गोलमाल हुआ है। तो ये गोलमाल क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, एक बार भालचंद्र सिरसाट जी आपको चैलेंज करता हूं। आप अगर चाहते हैं, आप कहते हैं ना कि हम 100 साल राज करेंगे, 50 साल राज करेंगे, तो 50 साल 100 साल राज करिए आप, मगर एक बार बैलेट पे चुनाव होने जाने दीजिए। अगर आप जीत के आएंगे तो हम लोग समझेंगे कि नहीं भाई आप तो 400 सीट लाने के काबिल है और रखते हैं। अगर नहीं आते हैं तो ये मान लेंगे ना पूरे देश कि अभी तक जो आप राज कर रहे थे, सरकार चला रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ घपले की सरकार चला रहे थे। भरत सिंह जी, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। अगर आपको लगता है ईवीएम में घोटाला है, ये चुनाव आयोग ये निर्णय लेता है कैसा इलेक्शन होना चाहिए। चुनाव आयोग के ऊपर न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था चुनाव आयोग में आप जाइए, चुनाव आयोग पे पूरे देश की जनता को विपक्ष को भरोसा नहीं रह गया। चुनाव आयोग आपकी कठपुतली बन गया है, आपके चौखट पे जो है वो सर रगड़ रहा है। चुनाव आयोग को भालचंद्र सिरसाट जी कोई चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रह गया है, पूरे विपक्ष को और देश की जनता को। और आज जो है वो साबित हुआ है महाराष्ट्र के गांव में, जब वो अपना चुनाव कराना चाहते थे तो आप कराने नहीं दे रहे थे, इसलिए देश की जनता आप पे भरोसा नहीं करती है। चुनाव आयोग पे जरा भी भरोसा नहीं है। जब मैं बोलता हूँ भरत सिंह जी उनको बोलने तो दें। तमीज तो होनी चाहिए। अरे भरत सिंह जी तमीज तो होनी चाहिए इनको। दूसरा इतनी भी तमीज नहीं है, लेकिन देश की जनता इतनी भी तमीज नहीं है आपको। क्या सुनने की क्षमता नहीं है आपकी? सुनने की क्षमता नहीं है, बेबदतमीज आदमी है। यही तो कह रहा हूँ ना, आप बताना चाह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग को भरोसा नहीं मत करो, जनता को। चुनाव इनका माइक बंद करो।
शीर्षक साहब, मैं आपसे एक माइक और सवाल बंद करो पूछने जा इनका, रहा था। पहले माइक बंद It's a करो, very मैं important बोलता हूँ। question, sir. मुझे एक ही सेंटेंस शीर्षक बोलना है। साहब, अब भाई आप तो ये चुनाव भी करवा आयोग सकते हैं, और आपकी चुनाव आयोग सरकार पे है, भरोसा आप नहीं माइक है, भी बंद करवा कोई बात This नहीं। EVM आवाज question भी will अरे be बंद करवा decided बदतमीजी by सकते the मत करो हैं। भरत courts. सिंह जी। ये ईवीएम Argue का सवाल Bajaj ji, जो I am है, leaving the show. यहाँ पर डिबेट This में idiot डिसाइड नहीं is होगा। continuously speaking, not allowing me to speak. Sir, please go ahead and speak, but I would like to ask you to also respond to what Mr. Pathare has said. Mr. Pathare has raised a very important मैं बोलता हूँ, मुझे पठारे बोलने साहब देंगे ने कि यहाँ पर बीच में बहुत भरत सिंह नहीं बांग्लादेशी और बोलेंगे तो रोहिंग्या मैं हैं बोलूंगा। who are Otherwise Uber I and will leave the show. Ola Please drivers. remember, Sir, I don't please want to बोलिए। be on the show where nonsense is going on. Sir, please बोलिए। पाटले जी ने जो बताया, राज साहब की हिंदुत्व की जो भूमिका है हमें मंजूर है, हमारे सर आंखों पर है। राज साहब की भूमिका हमारे सर आंखों पर है। जी। इसी के लिए राज साहब का समर्थन हमने लोकसभा में लिया और उसके बदले में विधानसभा में राज साहब के साथ गठबंधन करने के लिए हम उत्सुक थे। राज साहब के साथ गठबंधन करके हम लड़ना चाहते थे, जी। लेकिन राज साहब ने निर्णय लिया अकेला लड़ने का, तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। हम तो चाहते थे हिंदुत्ववादी एकनाथ शिंदे है, भारतीय जनता पार्टी है, जी। शरद पवार के गठ से अलग होकर अजित पवार हमारे साथ है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन होंगे हिंदुत्ववादी। क्या बात। और राज साहब एक होने चाहिए, ये हमारी भूमिका थी। लोकसभा में हमने उसका लाभ लिया, विधानसभा में हमारा दुर्भाग्य रहा कि राज साहब हमारे साथ नहीं है। अगर राज साहब आते तो ये 230 का आंकड़ा 250 पे चला जाता, ऐसा हमें लगता है। और उसमें मनसे के 10-20 लोग आते, हमें आनंद होता कि जो हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे, कटेंगे तो बटेंगे के लिए लड़ेंगे, एक है तो सेफ के लिए लड़ेंगे। जातीयवादी शक्ति जो उल्मा बोल्ड है ना, जिन्होंने जो 17 मांगे रखी थी, मुस्लिमों को आरक्षण दो धर्म के आधार पर। क्या मुस्लिमों में ओबीसी नहीं है, उनको आरक्षण नहीं है? क्या मुस्लिमों में एससी एसटी नहीं है, उनको आरक्षण नहीं है? आरक्षण एससी एसटी ओबीसी मुस्लिमों को भी है। धर्म के आधार पर क्यों चाहिए? है। ये मुस्लिमों का लांगुल चलन और साबरमती रिपोर्ट पिक्चर देखने 10 लायक है। करोड़ का 10 करोड़ का फंड देके फिर से वापस ले लिया, ये कौन सा आरक्षण था? साबरमती रिपोर्ट आप देखिए, सभी मुस्लिम ये 10 करोड़ का फंड आपने दिया मुस्लिमों में था। ऐसे लोग हैं Correct. जो चाहते हिंदू मुस्लिम 10 एक करोड़ रहे। का फंड कौन दिया एक था है तो राजू जी? सेफ है। कांग्रेस पार्टी ने दिया था मुस्लिम भी क्या? Sir, चाहते। साहब, you have not reacted to what Pathare साहब said. अभी Sir, पाटले there is साहब one राजू जी, particular 10 demand. करोड़ का फंड कौन दिया हमारे शीर्षक साथ साहब, आते, हमें बहुत खुशी होती। शीर्षक साहब, एक डिमांड रखी है पठारे साहब ने, एंड इट्स वेरी सीरियस। भरत सिंह जी, आप भी जरा सुने, गौर फरमाएं। उन्होंने ये कहा है कि एक सर्वे होना चाहिए स्पेशली उबर और ओला ड्राइवर्स का और साथ में ऑटो ड्राइवर्स का, जिसमें Yes. ऑटो ड्राइवर मैं ऐड कर रहा हूं, जिसमें बहुत रोहिंग्या हैं, बहुत बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं। सर, मुंबई शहर में इट्स अ वेरी बिग सिक्योरिटी प्रॉब्लम। प्लीज डोंट इग्नोर इट। आई एम रियली टेलिंग यू, वी विल हैव अ मेजर प्रॉब्लम ओवर हियर। या हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, देयर आर रोहिंग्यास एंड इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हियर। शीर्षक साहब, प्लीज रिएक्ट। नेशनल्स, एंटी नेशनल्स। जी। So I Raju, hope you मुझे get कुछ something समझ about आ it. We are working on that. Report of TCS is out, and Maharashtra government will take first step, very first step on this issue. I hope so. देवेंद्र फडणवीस जी या जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, पहला प्रायोरिटी ये रहेगा एंटी नेशनल्स, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, एंटी नेशनल्स विल बी ड्रिवन आउट फ्रॉम द कंट्री। Fantastic. I hope you are satisfied. राजू जी, मुझे एक शो पे जाना, मुझे शीर्षक साहब दूसरे ने चैनल पे react जाना किया। चाहूँ। ये इजाजत दे तो। Right. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Thank you, जय thank you, हिंद, जय thank you, महाराष्ट्र, thank जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय सिया राम। You know, I absolutely love the MNS. They come up with real issues. The only real suggestions came from Mr. Manish Pathare. Very, very frankly speaking, I agree. Shirshak Saab had to pay lip service to the fact that, you know, farmers issues, ये वगैरह वगैरह। अभी क्या होगा farmers के लिए, क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। I do, from where will you pay 7,000 rupees per quintal for as MSP for soybean farmers? नहीं दे सकते सर। 7,000 रुपए आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप इस तरफ 2,100 रुपए दे रहे हैं आप लाडकी बहन योजना के लिए। लेकिन प्रदीप जी, आपने नोटिस किया, मनीष पठारे साहब ने एक बहुत जबरदस्त सवाल पूछा।
कि क्या आप यहां पर गारंटी देंगे जो 2100 आप देने वाले हैं कि अभी तक जिसको मिला है उसका नाम कैंसिल नहीं होगा? प्रदीप जी। सर, द फर्स्ट थिंग फार्मर्स के, आज मोदी साहब ने बड़ा लिस्ट निकाला कि हाउ द मोदी गवर्नमेंट इज वेरी फ्रेंडली कनेक्टिंग फार्मर्स टू द मार्केट्स आर कंसर्न। किसान उत्पादक संगठन करीबन 8000 प्लस उन्होंने बनाया, 1.75 लाख पीएम किसान समृद्ध केंद्र को। तो ही इज बाय फिगर्स ही इज सेइंग दैट फार्मर्स, किसान हमारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, किसानों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने लिस्ट आउट कर दिया कि बहुत सारे चीज हमने जो किए हैं, including MSPs. Yes, in some places they have exceeded the MSPs what they have promised. Wheat है, pulses है, तिलहन है, various dal वगैरह. He has listed out all those things which are farmer-friendly schemes where Modi government is concerned. Now, second thing is लाडली बहन को continue करेंगे, तो लाडली बहन को continue करेंगे. That's what the promise that they given 2100. कोई भी सरकार होगा, who is the CM of this particular government will continue the policy of Eknath Shinde, and it has been a very successful program. अब कुछ भी बोलो, महिलाएं खुश है इस पर्टिकुलर कार्यक्रम से because every month they find money coming into the account. It has been coming now, and all the three of them have promised that this will continue. So there is no question of disbelief. Now why you won't vouch every day to tell you that it's not going to happen? सर देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जैसा हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे इस शो के दौरान, एक बार नहीं न जाने कितनी मरतबा यहाँ पे बोला गया कि लाड़की बहन योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़बरदस्त जीत होने वाली है। सीधी सादी बात है, आप जो मर्जी कह लीजिए। लाड़की बहन योजना, यू कांट आर्ग्यू विद मनी इन द बैंक। पैसा अगर बैंक में है उसके सामने आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते साहब, सीधी सादी बात है। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं होता। अब प्रदीप जी देखिए, ये था ये इतनी कम सीटें क्यों आई हैं एमवीए की, महाविकास आघाड़ी की इतनी कम सीटें क्यों आई हैं? क्योंकि इवन द मुस्लिम वोट गॉट डिवाइडेड। मुस्लिम वोट भी जो था वो भी डिवाइड हो गया ना सर। बिल्कुल, उसमें से काफी जो है 20 के 30% बीजेपी की तरफ गया है। बहुत सारे महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं ने बोले कि हमें कांग्रेस से कुछ मिला नहीं है, कुछ नहीं मिला। ये सरकार कुछ हमारे अकाउंट में पैसे भेज रही है भाई, पैसे भेज रहे, तो व्हाई शुड वी वोट फॉर देम? इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर डॉक्टर ढोने, ही एनालाइज्ड इट इन अ डिफरेंट वे। ही सेड कि लोगों को इतना गरीब कर दिया है इस सरकार ने कि वो 1500 रुपए उनके लिए बिल्कुल कुबेर का खजाना था। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट इट हैड एन इफेक्ट। सर, so that is वो गरीब, I mean रूरल एरियाज में 1500 मींस अ लॉट। सर इट्स ह्यूज। क्या बात कर रहे हैं सर, इट इज ह्यूज। और साढ़े हाउसवाइफ इट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज़ उनके अकाउंट में से और 2 महीने में 7500 रुपए मिले। एग्जैक्टली, 5 इंस्टॉलमेंट्स गए सर, 5 तो 7500 रुपए किसी के बैंक अकाउंट में आ जाएं, मतलब देखिए साहब, I have great sympathy for the Congress, but I don't have sympathy when the Congress does not do any work. And I'm really telling you, the Congress did not work. कांग्रेस ने काम नहीं किया है सर। एक गरीब से गरीब महिला भी ये सोच रहे हैं कि ये अपोज कर रहे हैं कि खजाना खाली हो जाएगा, 1500 नहीं दे पाएंगे, सरकार कैसे 1500 देगा। और जो करने वाले 5 इंस्टॉलमेंट दे चुके, और ये सब बोलने वाले फिर अपने एजेंडा में, अपने जो पत्र में कह रहे हैं कि हम 3000 रुपए देंगे। वो कहां से आएगा? तो 3000 रुपए, 1500 आप अपोज कर रहे हैं और फिर 3000 रुपया देने का वादा कर रहे हैं। अरे प्रदीप जी, और तो और छोड़िए, कांग्रेस के कुछ लोग ऑब्वियसली जिनका तथाकथित तौर पे ही नहीं, बिल्कुल सीधे साधे तौर पे जिनका कांग्रेस के साथ संबंध है, वो कोर्ट गए इस योजना के खिलाफ। तो मतलब आपने तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली ना, सीधी सादी बात है। एग्जैक्टली वही हुआ, बिल्कुल जो मध्य प्रदेश में हुआ वही यहां पर हुआ। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने 6000 रुपए दे दिए, डाल दिए हर एक अकाउंट में। यहां पर 7500 रुपए डाल दिए। अब 7500 रुपए किसी के अकाउंट में आ गए हों और उसके बाद आप ये अपेक्षा रखें, उम्मीद रखें कि वो जा करके आपको वोट देंगे जब आप कुछ दे नहीं रहे, सिर्फ आप जबानी बात कर रहे हैं, तो मतलब अरे। और इसमें लॉजिक बहुत अच्छा है प्रदीप जी, ये एक सेकंड बस, लॉजिक इसमें बहुत अच्छा है। 2.5 साल आपकी सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे। अगर उद्धव ठाकरे जी उस वक्त 1500 या 1200 रुपए की भी योजना शुरू कर देते, कोविड वाज हिटिंग, आई मीन दैट इज द मोस्ट क्रूशियल टेस्टिंग टाइम्स। उस वक्त अगर आप 1500 रुपए हर एक के अकाउंट में दे देते, आज की तारीख में उद्धव ठाकरे जी के लिए ओवरवेलमिंग सपोर्ट आता सर, कोई दिखता भी नहीं इस तरफ। लेकिन आपने नहीं किया, और आप जो हैं, आप उसकी स्कीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और अभी तक मुझे आश्चर्य हो रहा है, हो सकता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है सर, आई डोंट नो।
But considering the amount of work which has gone in insofar as the BJP-led Mahayuti is concerned, I am not really surprised. If you actually look at it, हो Sir, सकता है कि Prime EVM Minister में Modi problem has हो. clear cut said when he says you need to believe him that misinformation campaign जो लगातार कांग्रेस चला रहा था, लोकतंत्र खतरे में है, जाति जनगणना हमको करना है, 50% हम बढ़ा देंगे, ये आपने किधर किया नहीं है, ये बार बार से बोल रहे हो. तो this kind of misinformation campaign against the BJP, it never worked because people are seeing the work done at the ground level. मुस्लिम महिलाओं को अपने अकाउंट में पैसे मिला है, तो वो देख रहे हैं, तो बोला कि जो देख रहे हैं, जो दे रहे हैं उसको वोट करें, जो बोल रहे हैं उसको वोट करें. प्रदीप जी, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि आपकी सरकार अकेले, कांग्रेस की खुद की सरकार 3 स्टेट्स में है, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक में. आप वहां पर 50% की लिमिट आप क्रॉस कर लीजिए, रिमूव द 50% लिमिट ओवर देयर. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा, आप तो करिए. मेरा ये कहना है, लेट अ रेजोल्यूशन बी पास्ड इन द असेंबलीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स जो आपके हाथ में हैं, और आप जो 50% लिमिट है आरक्षण के ऊपर, उसको आप कहिए कि ये लिमिट जो है अब कर्नाटक में, अपने तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में अप्लाई नहीं होगी. लोग कोर्ट जाएंगे. लेट द सुप्रीम कोर्ट कम डाउन हेवीली ऑन यू एंड से दैट वी आर कैंसिलिंग दिस, बट यू शुड डू इट. आप तो अपनी गुडविल दिखाइए ना, क्यों नहीं कर रहे? सीधी सादी बात है ना प्रदीप जी. और तीसरी बात, जो महिलाओं के लिए आज राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, बाकी सब चीज कर रहे हैं, इन सब स्टेट्स में आप पैसे दे रहे हैं क्या? और अगर आप दे रहे होते कर्नाटक में, जैसा कि बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, उसका इफेक्ट तो आता. कर्नाटक तो साथ में है सर, 100%. महालक्ष्मी योजना कांग्रेस प्रॉमिस द लोकसभा वाज 8,000 रुपीज, 8,300, अराउंड 8,300 रुपीज पर मंथ. तो 1,500 दे नहीं पा रहे, 8,500 कहां से देंगे? पूरे देश के खजाना तो खाली. तो 1,500 में अगर महाराष्ट्र का खजाना खाली हो रहा है, तो 8,000 में क्या होगा? 8,500 में सर ये होता कि 1,12,000 रुपए आपको देने पड़ते. तो दिस मिसइन्फॉर्मेशन हर साल के 1,12,000 हर एक महिला को. मतलब क्या बात कर रहे हो यार? कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी कि आज की तारीख में आप हिंदुस्तान में एक तरीके से देखा जाए तो लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है. अब सरकारें आपको पैसा देंगी, यदि इलेक्शन के आसपास तो देंगी. इलेक्शन के आसपास आपको पैसा मिलेगा, आपके बैंक में जाएगा, आप आराम से बैठिए, सीधी सादी बात है. और उस पैसे को आप सेव कीजिए या उस पैसे को उड़ाइए, जो आपकी मर्जी करिए. नाउ ऑफ कोर्स आई वांट टू सी वेदर और नॉट द न्यू गवर्नमेंट व्हिच हैज कम ओवर हियर इन महाराष्ट्र, ये अपनी जो इंटर्नशिप स्कीम जो है, ग्रेजुएशन स्कीम जो है, वो बोल रहे हैं ना 10,000 रुपए देंगे हर एक ग्रेजुएट को 1 साल के लिए. स्टार्टेड भी किया था कुछ 80,000 स्टूडेंट्स के. सर अगर वो करते हैं, आप खुद सोचिए, किसी स्टूडेंट को जो अभी जिसने बीए किया है उसको 10,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं, वो काम क्यों करेगा? काम ढूंढेगा भी नहीं. 10,000 रुपये तो आ रहे हैं सर, वो जाकर के अपने पब में जाकर के बियर पिएगा, अपने दोस्तों के साथ पैसे उड़ाएगा, मजे करेगा, डिस्को में जाएगा सर. वो why would he want to work? My point is very simple. What kind of generation are we raising? What? People who don't want to work? People who will just wait for doles from the government? Rightfully speaking, the new government should come up with a scheme whereby people get employment and you are rewarded only for work. आप काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा, आप काम नहीं करेंगे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा. सीधी सादी बात है. आज की तारीख में हिंदुस्तान इस स्तर पर पहुंचा है. वी आर गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी in all likelihood by March next year, in spite of the 5.4% growth in GDP, which has really fallen from 7% to 5.4% as of today. In spite of that, भारत जो है वो दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बन जाएगी मार्च अप्रैल तक 2025 में. ये किसने बनाई है प्रदीप जी? ये मेहनती लोगों ने बनाई है. ये उन लोगों ने बनाई है जिन्होंने काम किया है, जो सरकार की तरफ से वजीफे का इंतजार नहीं कर रहे, उन लोगों ने बनाई है. I think we should encourage people to work harder. We should encourage those people who work hard by giving them rewards for working hard. Here, the reward is, as long as you vote for me, it's fine. ये पैसे रखिए. अब आप मेरी बात सुनिए, 2,100 रुपये अगर आप दे रहे हैं हर एक महिला को, तो सर वो काम कौन करेगा? आप मुझे बताइए. जैसे आपने कहा ग्रामीण इलाके में 2,000 रुपये बहुत होते हैं सर, 1,500 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं. But in any event, there are wiser people out there in the government, far wiser than us. ज़्यादा अकलमंद लोग हैं सरकार में. मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे. तो एकनाथ शिंदे जी मान गए, कहने का मतलब ये हुआ. अब tomorrow
Day after tomorrow. Tomorrow the central BJP legislative meet and they will elect their leader. Which CM. is in all likelihood Mr. देवेंद्र फडणवीस. अब बीच में नाम चला था मुरलीधर मोहोल जी का. हम लोगों ने सबसे पहले उनका नाम यहाँ पर जग जाहिर किया था इसी शो के दौरान. अब लगता है कि वो मुरलीधर मोहोल साहब का जो नाम है वो ज़रा बहुत जल्दी आ गया सामने, इसकी वजह से अब उनको नहीं कंसिडर किया जा रहा, ये खबर है. लेकिन बीजेपी के साथ कुछ मालूम नहीं है साहब. मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं. और विनोद तावड़े साहब का भी नाम चल रहा था बीच में, हमारे बड़े अच्छे मित्र पंकजा मुंडे तावड़े जी. और ये भी कहा जा रहा था, हाँ ये भी कहा जा रहा था कि ओबीसी ट्राइबल कोई महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा महाराष्ट्र का, ये भी कहा जा रहा था. बट आई होप दिस टाइम वंस अगेन पंकजा जी becomes a minister. She was in 2014 if you remember. She's in the list. She's in the list. Yes. 2014 में थी वो, मंत्री थी वो 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस जी आए तो आई थिंक शी वाज इन चार्ज ऑफ स्कूल्स और समथिंग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. वो चिक्की वाला जो स्कैंडल हुआ था तब मंत्री थी वो. आई होप शी बिकम्स अ मिनिस्टर अगेन, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ. आप जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई. Please do subscribe to the channel and send in your comments. We'll of course be right here and back with you tomorrow. Do keep watching Nation Now. और घंटी भी बज गई, जैसा प्रदीप जी आपको दिखा रहे थे वो घंटी भी बज गई है, तो ज़रा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. और कमेंट्स ज़रूर भेजें अपने जो आप जो कुछ भी सोचते हैं. अगर गालियाँ में देना चाहते हो दीजिए, नो प्रॉब्लम. I love it when people abuse the hell out of us. So it puts things in perspective. But that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय.